हेलो फ्रेंड्स। मैं राजेश वापस से आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अल्टीमेट लक्ष्य पे। तो आज मैं आया हूं सितंबर मंथ के करंट अफेयर एनालिसिस के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से उसके पार्ट 3 को लेकर। इससे पहले मैंने जून जुलाई अगस्त मंथ के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो सारे को डिस्कस ऑलरेडी कर चुका हूँ। इसके अलावा जो मॉर्निंग सेशन में करंट अफेयर एनालिसिस की जो सीरीज चल रही है उसका भी जून जुलाई अगस्त सितंबर कंप्लीट हो गई है और अक्टूबर वहां पे चल रही है। तो इन सारे वीडियोस का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और साथ ही ऊपर राइट साइड में जो आई आइकन है वहां से भी आप वीडियो के लिंक पे डायरेक्टली जा सकते हैं। साथ ही मैं आपको ये भी याद दिलाना चाहूंगा तो प्लीज आप जो हमारे फ्रेंड सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं हमारे चैनल को वो भी सब्सक्राइब कर ले ताकि वीडियोस का जब भी वीडियो अपलोड हो आपको तुरंत उसी टाइम आपको नोटिफिकेशन के तौर पे आ जाए। ठीक है, शुरू करते हैं हम आज का लेक्चर। जैसे कि शुरू करने से पहले हम लोग हमेशा एक मैप का क्वेश्चन करते हैं पहले। तो आज का जो मैप क्वेश्चन होगा वो है आइडेंटिफाई द कंट्रीज वेयर द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो कि वेंकैया नायडू जी हैं उन्होंने रिसेंटली विजिट किया था। फर्स्ट एवर हाई लेवल विजिट फ्रॉम इंडिया, मतलब वो जो एरिया है वहाँ पे फर्स्ट टाइम हाई लेवल जो मतलब मेंबर है ना हमारे कंट्री का जैसे वाइस प्रेसिडेंट हुए, ये फर्स्ट टाइम वो एरिया में विजिट किए थे। तो वो कौन सा है? तो वो है जो जो भी बाल्टिक नेशंस है ना, आप सुने होंगे बाल्टिक नेशंस। तो वो उससे रिलेटेड ज्योग्राफी और बहुत सारे आपको अगर बाल्टिक सी से रिलेटेड आप जब जाने होंगे अपने ज्योग्राफी मैप करते हुए तो आप काफी बार सुने भी होंगे। ठीक है, तो आज हम इस ये जो एरिया देख रहे हैं ना इससे जुड़े हुए दो चीज को हम करेंगे। ठीक है, एक तो अभी कर रहे हैं, एक हम थोड़ी देर बाद में करेंगे। तो फिलहाल ये जो बाल्टिक नेशंस है वो कौन से नेशंस है? ये तीन नेशंस जो कि इस्टोनिया, लाटविया और लिथुआनिया, ये तीनों जुड़े हुए हैं, मतलब एक छोटे छोटे कंट्रीज हैं। तो और वो बाल्टिक सी के आस मैंने पास में है तो इसलिए इनका नाम बाल्टिक सी हो गया। ठीक है, और कुछ ये जो है ये फर्स्ट एवर किसी मतलब इतना हाई लेवल जो विजिट है इंडिया के द्वारा ये तीनों कंट्री में किया गया है। कब हुआ था? 17 से 21 अगस्त 2019 में वाइस प्रेसिडेंट जी के द्वारा विजिट किया गया था वहां पे। ठीक है, उसके अलावा कुछ मैप के आसपास मैप भी देख लेते हैं इस कंट्री से रिलेटेड। तो जैसे देखिए ये गल्फ ऑफ रीगा, काफी ये भी क्वेश्चंस कभी कभी बन जाती हैं। उसके अलावा बाल्टिक सी तो इंपॉर्टेंट है ही। उसके अलावा गल्फ ऑफ फिनलैंड, फिनलैंड गल्फ ऑफ फिनलैंड क्यों? क्योंकि ये फिनलैंड से टच में है। ठीक है, उसके अलावा रशिया इस तरफ आता है ये। ठीक है, ये पूरा एरिया रशिया का है। इधर बेलारूस है और ये छोटा सा एरिया भी रशिया का ही आता है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये छोटा सा एरिया भी जो है वो रशिया का आता है पर इधर फिर पोलैंड है। उसके अलावा इधर हो गया बाल्टिक सी। ठीक है, इसको इसी मैप को थोड़ा बड़ा करके अगर देख रहे हैं तो ये जहाँ आपको ये हो गया सारा बाल्टिक तीनों कंट्रीज। ये फिनलैंड है और इसी एरिया को यहाँ पे इसलिए गल्फ ऑफ फिनलैंड बोलते हैं। ठीक है, उसके अलावा स्वीडन हो गया, इधर नॉर्वे हो गया, इधर इधर नॉर्थ सी हो गया और यूके आयरलैंड इस तरफ है। हमने पहले भी इस एरिया को मैप में देखा है। इसके अलावा नेदरलैंड हो गया इधर और पोलैंड हो गया और ये जो एरिया जैसे मैंने बोला ये रशिया का पार्ट है। तो ऐसा नहीं है रशिया सिर्फ यहाँ पर है, रशिया यूरोप में भी है इसे कुछ पार्ट। ठीक है, उसके अलावा ये हमने ब्लैक सी और सी ऑफ अजोव ये जो है यहाँ पे काफी पहले भी हमने डिस्कस किया है इससे रिलेटेड। तो ये सब कुछ जब भी मैप देख रहे हैं तो प्लीज आसपास के मतलब लोकेशंस को भी थोड़ा देख लीजिए ताकि जितना ज्यादा आप देखोगे उतना ही ज्यादा आप दिमाग में कैप्चर कर पाओगे। कहा जाता है कि आप जितना देख लोगे ना कोई चीज को आप इजीली उस चीज को, आप अगर कहीं पर जा रहे हो और आपको मैं बोलूँ कि आपको 5 किलोमीटर जाना है, 2 किलोमीटर राइट 3 किलोमीटर लेफ्ट और ऐसे ऐसे डायरेक्शन दिया तो आप फिर भी जाके कंफ्यूज होगे। बट आपको मैं एक बार अपने साथ वो जगह लेके जाऊं और आप रास्ते को देखते हुए जा रहे हैं तो दोबारा जब आपको मैं ना भी बोलूँ ना तो भी आपको इजीली उस रास्ते में फॉलो करते हुए चले जाएंगे। तो इसलिए कहते हैं कि देखने का जो इम्पैक्ट बहुत ज्यादा दिन तक रहता है। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम आज का सेशन को। तो पहला क्वेश्चन हमारा ये रहा। तो प्लीज हमारे फ्रेंड्स जो भी हैं वो क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना चाह रहे हैं तो प्लीज आपको वीडियो को पॉज करेंगे और अटेम्प्ट करेंगे पहले, उसके बाद वीडियो को प्ले करके आप आंसर और एनालिसिस को देख लेंगे। ठीक है, तो आज का पहला क्वेश्चन है ट्यूबरक्लोसिस से रिलेटेड, टीबी। तो ट्यूबरक्लोसिस से रिलेटेड तीन स्टेटमेंट दिया हुआ है और हमें करेक्ट स्टेटमेंट फिर से बताना है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट में जो दे रहा है टीबी इज अ डिजीज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के द्वारा होता है क्या? चलिए देख लेते हैं। दैट आर स्प्रेड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन थ्रू द एयर। तो ये क्या पर्सन टू पर्सन स्प्रेड होता है एयर के द्वारा? तो ये सारा हो गया यहाँ का कीवर्ड पहला स्टेटमेंट का। दूसरा स्टेटमेंट है टीबी अफेक्ट्स द लंग्स, ब्रेन, द किडनी एंड द स्पाइन। तो ये क्या लंग, ब्रेन, किडनी और स्पाइन को ये क्या अफेक्ट करता है? ट्यूबरक्लोसिस। चलिए देख लेते हैं। उसके बाद तीसरा स्टेटमेंट पीपल विद ट्यूबरक्लोसिस हु डू नॉट रिस्पॉन्ड टू एटलीस्ट आइसोनिazide एंड रिफैम्पिसिन आर सेड टू हैव मल्टी ड्रग रेसिस्टेंट टीबी, एमडीआर टीबी। ठीक है, कि अगर कि कोई पीपल मतलब पीपल विद ट्यूबरक्लोसिस जो कि नॉट रिस्पॉन्ड कर रहा है, मतलब रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है ये एटलीस्ट ये आइसोनिazide और रिफैम्पिसिन का,
उनको क्या बोला जाता है, मल्टी ड्रग रेसिस्टेंट, वो अपने बॉडी में क्रिएट कर चुके हैं, क्योंकि ये छोटे मोटे जो दवाई है वो उन पे अफेक्ट ही नहीं कर पा रहे हैं। तो ये एक तीसरा स्टेटमेंट दिया, ठीक है। तो चलिए ये जो बोल रहा है एटलीस्ट वाला बोला, और सेड टू हैव, मतलब ये जो डू नॉट रिस्पॉन्ड दिया ना, ये इधर का कीवर्ड हो गया, ठीक है। तो तीनों स्टेटमेंट हमने देख लिया और तीनों का कीवर्ड भी देख लिया। अब बढ़ते हैं आंसर की तरफ। तो ऑप्शन डी हो गया सही, यानी जो भी तीनों हमने कीवर्ड देखा था ना, वो तीनों के कीवर्ड इस स्टेटमेंट्स को सही कहला रहा है, ठीक है। इसलिए हाँ, ये बैक्टीरिया के द्वारा होता है, ट्यूबरकुलोसिस एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। उसके अलावा ये लंग्स, ब्रेन, किडनी और स्पाइन, ये चारों जगह में ये अफेक्ट करता है ये जो बैक्टीरिया ट्यूबरकुलोसिस का। उसके अलावा ये ट्यूबरकुलोसिस, सही बात है कि ये अगर आपको मतलब क्या ये एक आपको बॉडी में अगर मल्टी ड्रग रेसिस्टेंट बन जाता, मतलब क्या आप लगातार अगर सही टाइम से, अगर कहते हैं ना कि एंटीबायोटिक का दवा डोसेज अगर आप सही टाइम से नहीं लेंगे, तो वायरस जो भी बैक्टीरिया होगा ना, उसको क्या होगा कि आदत बन जाएगा उस मेडिसिन का। तब बाद में अब आपको नेक्स्ट टाइम जब उसको अच्छे से लेने के लिए, उसको ट्रीट करने के लिए उससे हाई पावर का मेडिसिन देना पड़ेगा। तो इसलिए कह रहे हैं मल्टी ड्रग रेसिस्टेंट हो जा रहा है एमडीआर टीबी, ठीक है। तो हाल ही में ये ऐसा ये इसलिए न्यूज में बन गया क्योंकि हाल ही में प्रीटोमैनिड बोल के एक ड्रग है, जो कि यूएस फूड एंड ड्रग जो एफडीए है, इनके द्वारा लगभग 40 साल के बाद एक टीबी के लिए फिर से उन्होंने कोई दवा को मतलब वर्ल्ड लेवल पे निकाला है। तो काफी 40 साल बाद, और ये जो एफडीए है यूएस का, ये काफी ज्यादा मतलब वर्ल्ड लेवल पे इनका रिकॉग्नाइजेशन मिलता है। तो ये काफी ज्यादा इसलिए न्यूज में बन गई थी, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट पोलियोमेटिलिस, ठीक है। ये पोलियो जो है ना, पोलियो से रिलेटेड है। तो पोलियोमाइलिटिस जो है ये क्या है। तो तीन चार मतलब चार स्टेटमेंट दिया हुआ है और हमें करेक्ट बताना है, ठीक है। तो पहले स्टेटमेंट में दे रहा है जैसे, इट इज हाईली इन्फेक्शियस वायरल डिजीज विच मेनली अफेक्ट्स यंग चिल्ड्रन। तो ये क्या इन्फेक्शियल वायरल डिजीज है ये, और ये क्या यंग चिल्ड्रन को डिफेक्ट करता है। तो ये हो गया मतलब कीवर्ड हो गया पहला स्टेटमेंट का। दूसरा स्टेटमेंट है द वायरस इज ट्रांसमिटेड बाई पर्सन टू पर्सन। तो ये पर्सन टू पर्सन ट्रांसफर होता है क्या, चलिए देख लेते हैं। और या स्प्रेड इस तरह से कंटामिनेटेड वाटर या फूड का भी जब हम लोग करते हैं तब भी ये स्प्रेड हो जाता है, ठीक है। कि एक अगर पोलियो जिनको हुआ है वो अगर किसी ग्लास में पानी पिए और फिर हम जो नॉन इन्फेक्टेड पोलियो से हैं वो अगर पी लेंगे, तो पोलियो क्या ये इन्फेक्ट कर देगा उसको भी, मतलब स्प्रेड हो जाएगा उस इंसान पे भी। तो ये बोला गया है दूसरे स्टेटमेंट में। तीसरा स्टेटमेंट है विथ लेटेस्ट डेवलपमेंट्स इन मेडिसिन पोलियो डिजीज कैन बी क्योर्ड। जो ये जो लेटेस्ट डेवलपमेंट किया गया है अभी मेडिसिन में, तो इससे क्या पोलियो का क्योर किया जा सकता है, चलिए देख लेते हैं। अगला स्टेटमेंट है इंडिया बिकेम द फर्स्ट कंट्री ग्लोबली टू इंट्रोड्यूस फ्रैक्शनल डोजेस ऑफ आईपीवी इन चाइल्डहुड इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। तो क्या इंडिया पहला कंट्री बन गया। तो ये चारों स्टेटमेंट देख लिया हमने और चारों कीवर्ड्स भी देख लिया स्टेटमेंट्स का। चलिए देखते हैं अब आंसर की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ करेक्ट स्टेटमेंट पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन डी हो गया सही, यानी 1, 2 और 4 सही है, 3 गलत है। क्यों, क्योंकि अब ये जो पोलियो डिजीज है ना, इसको क्योर करने का अभी तक कहीं भी, भले ही हम लोग इतना एडवांस आ गए मेडिसिन के फील्ड में, बट हम अभी तक पोलियो को क्योर नहीं कर पा रहे। बस हम लोग प्रिवेंटेड इम्यूनाइजेशन से रिलेटेड, मतलब प्रिवेंट कर सके पोलियो को कि अटैक ना करें, उसके लिए हम लोग इम्यूनाइजेशन करते रहते हैं, ठीक है। इसलिए इम्यूनाइजेशन बोला जाता है कि हर बच्चे के देखते होगे आप, पोलियो का जो प्रोग्राम हमारे देश में लेके आया गया था, वो बहुत ही अच्छा और पूरे वर्ल्ड लेवल में इसे मतलब अप्रिसिएशन मिला था कि जिस तरह से हम लोग पोलियो का प्रोग्राम को चलाया गया, ठीक है। और ये क्या बोला जा रहा है कि ये वायरल, मतलब जो बोल रहा है ना, ये एक ऐसा, मतलब पोलियो इज हाईली इन्फेक्शियल वायरस डिजीज है। तो इसलिए बैक्टीरियल वाला बात नहीं है, जैसे ट्यूबरकुलोसिस एक बैक्टीरियल डिजीज है, तो पोलियो एक वायरल डिजीज है, ठीक है। और ये जो बोल रहा है द वायरस इज ट्रांसमिटेड बाय पर्सन टू पर्सन स्प्रेड मेनली थ्रू फेशियल या ओरल रूट, ठीक है। फेशियल होगा, ओरल रूट मतलब अगर आप पॉटी हो रहा है, पॉटी कोई कर रहे हैं, उसके जो भी उसका जो स्मेल होगा या कुछ जो निकल रहा है वायरस के तौर पे, वो अगर यदि चला जा रहा है अपने ओरल मतलब मुंह से या नाक से, तब वो भी आपको वो एज ए इन्फेक्ट कर सकता है, ठीक है। इसके अलावा वाटर और फूड से भी तो कर ही देगा, जैसा कि स्टेटमेंट भी दिया है, ठीक है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। तो मेडिसिन साइंस फ्रंटियर्स जो कि एमएसएफ बोला है, वो हाल ही में न्यूज में देखा गया है, वो किससे रिलेटेड। तो ये चारों के चारों जो स्टेटमेंट है काफी मिलते जुलते हैं। अगर आपको एग्जैक्टली इस टाइप के क्वेश्चंस का आंसर नहीं पता होगा तो आप गलत कर बैठेंगे। तो मैं आप लोगों से प्रेफर करूंगा कि अगर आपको थोड़ा भी दुविधा लग रहा हो, तो ऐसे क्वेश्चंस को आप सबसे लास्ट वाला प्रायोरिटी दीजिए। मैं रिसेंट एग्जाम से पहले एक वीडियो लेके आऊंगा जिसमें मैं आपको अच्छे से बताऊंगा कि किस तरह से टेक्निक यूज करना चाहिए एग्जामिनेशन को आप अटेंड कर लिए। ये तो मैं आपको हर दिन जो एनालिसिस करते हैं वही एमसीक्यू का, तब तो मैं आपको अप्रोच कैसे करना है ये तो बता ही रहा हूँ। फिर वो कंबाइन करके क्या डूज एंड डोंट्स होगा उसका भी मैं एक लेके आऊंगा, जिससे आपको
और ज्यादा सुविधा हो एग्जाम के टाइम में। तो ये क्या बोल रहा है कि यूएन ऑर्गेनाइजेशन जो है ना, मतलब ये 4 स्टेटमेंट दे दिया है ये एमएसएफ से रिलेटेड, तो हमें बताना है क्या है। ठीक है, तो ऑप्शन ए सही हो गया, यानी ये क्या है, एक इंटरनेशनल इंडिपेंडेंट मेडिकल ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन है। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इंडिपेंडेंट है, बॉडी है, और ये मेडिकल ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे काम करता है। स्पेशली ये क्या करता है, मेडिकल असिस्टेंस प्रोवाइड करता है जो पीपल अफेक्टेड हो किसी एपिडेमिक्स, कॉन्फ्लिक्ट या डिजास्टर से रिलेटेड। अगर अर्थक्वेक कहीं आ गया, ऐसा कुछ फ्लड आ गया, तो वो सब जगह पे ये मेडिसिन सैंड फ्रंटियर्स जो है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ये सब जगह में मेडिसिन से रिलेटेड हेल्प करने के लिए पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, मेडिसिन से रिलेटेड है और ये मेडिकल ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग गुंडला ब्रह्मेश्वरम सेंचुरी। तो ये गुंडला ब्रह्मेश्वर, आपको सारे सेंचुरी पूरे इंडिया का याद नहीं करना होगा, बट जो भी न्यूज में एटलीस्ट उसको तो आपको दिमाग में रखना होगा। ठीक है, तो इस ये सेंचुरी से रिलेटेड 2 स्टेटमेंट दिया हुआ है और हमें करेक्ट पूछा जा रहा है। तो पहला स्टेटमेंट बोल रहा है कि ये जो गुंडला ब्रह्मेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये कहाँ लोकेट है, तो नल्लामला फॉरेस्ट जो कि कर्नूल डिस्ट्रिक्ट में है। तो ये क्या सच बात है, नल्लामला फॉरेस्ट जो कि कर्नूल डिस्ट्रिक्ट में? चलिए देख लेते हैं। फिर बोल रहा है कि टाइगर पॉपुलेशन जो यहाँ पे है ना, ये बहुत ही ज्यादा मात्रा में मतलब डिक्लाइन हुआ है। क्यों? ताकि क्यों ये जो रेड सैंडर स्मगलिंग हो रहा है ना, रेड सैंडर स्मगलिंग मतलब पेड़ों का जो भी रेड जो होता है ना, एक अलग टाइप का जो पेड़ होता है, उनका जो वुड का जो रेड सैंडर्स वुड है ना, उसका स्मगलिंग की वजह से ये क्या आ रहा है, टाइगर का भी पोचिंग ये लोग बहुत कर रहे हैं, और मासिव मतलब इसलिए मैसिव डिक्लाइन हो गया है टाइगर का पॉपुलेशन। क्या ये सच बात है? चलिए देखते हैं, करेक्ट स्टेटमेंट पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन ए हो गया सही, यानी स्टेटमेंट 1 तो सही है पर स्टेटमेंट 2 गलत है, क्योंकि ये डिक्लाइन नहीं हुआ है। भले ये रेड सैंडर स्मगलिंग काफी ज्यादा चल रहा है, पर डिक्लाइन नहीं हुआ है, बल्कि ये इंक्रीज ही हुआ है पिछले 15 सालों में। ठीक है, और ये हाँ ये सही बात है, ये जो फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये नल्लमल फॉरेस्ट कर्नूल डिस्ट्रिक्ट में ही लोकेटेड है। ठीक है, तो इसलिए स्टेटमेंट 1 सही है बट स्टेटमेंट 2 गलत है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, और 3 स्टेटमेंट दिया हुआ है और हमें पूछा जा रहा है कि ये चारों में से कौन सा है। तो एक मेरे चारों पार्क में से कौन सा पार्क होगा? तो इट इज लोकेटेड ऑन द नॉर्थ बैंक ऑफ द ब्रह्मपुत्र रिवर। आपको पता होगा ब्रह्मपुत्र रिवर हमारे अरुणाचल प्रदेश से यहाँ से एंटर करके उसके बाद यहाँ होते हुए बांग्लादेश में घुसते हैं। तो ये ब्रह्मपुत्र का नॉर्थ बैंक में, जो नॉर्थ बैंक है ना, मतलब नॉर्थ साउथ क्या हुआ, ये हो गया साउथ बैंक, ये हो गया नॉर्थ बैंक। तो नॉर्थ बैंक में ये पार्क पड़ता है। ठीक है, उसके अलावा ये ओनली स्ट्रॉन्ग होल्ड राइनोसोरस ऑन द नॉर्थ बैंक ऑफ द, मतलब नॉर्थ बैंक रिवर में ये ओनली सोर्स है जहां पे राइनोसोरस जो है वो पाए जाते हैं। ठीक है, और इसको मिनी काजीरंगा नेशनल पार्क भी बोला जाता है। काजीरंगा नेशनल पार्क तो बहुत बड़ा नेशनल पार्क है, असम का, आपको पता ही होगा। और पर ये जो है, ये जो फॉरेस्ट है, ये मतलब ये जो पार्क है, इसको मिनी काजीरंगा भी बोला जाता है। ठीक है, तो ये तीनों स्टेटमेंट के बेसिस पे आपको बताना है कि ये क्या होगा, मानस, औरंग, नमेरी, दिब्रू सिक्का होगा कौन सा। ठीक है, तो ये होगा ओरंग। तो ओरंग नेशनल पार्क जो कि नॉर्थ बैंक में स्थित है, और वो दरंग और सोनटीपुर डिस्ट्रिक्ट जो कि असम में है वहां पर है, और असम में ही काजीरंगा भी है, तो इसलिए मिनी काजीरंगा भी इसको बोला जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स। तो CWMI 2.0, तो इससे रिलेटेड 2 स्टेटमेंट दिया हुआ है और हमें करेक्ट बताना है। ठीक है, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट हमें इसको हमें बताना है। तो उसमें क्या बोल रहे हैं कि द रिपोर्ट ऑन कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स हैज बीन रिलीज्ड बाय जल शक्ति मिनिस्ट्री। तो क्या जल शक्ति मिनिस्ट्री से रिलेटेड, क्योंकि वाटर से रिलेटेड तो होना चाहिए था। चलिए देखते हैं सही है या गलत है। अगला स्टेटमेंट है, CWMI is an important tool to assess and improve the performance of state/union territories in efficient management of water resources। तो देखिए ये क्या कर रहा है, एक तरह से एक्सप्लेन कर रहा है CWMI के बारे में, जो कि इंपॉर्टेंट टूल है एसेस करने में, इंप्रूव करने में स्टेट यूनियन के रिलेटेड। तो ऐसे स्टेटमेंट क्या होते हैं, ज्यादातर सही होते हैं। मैंने इससे पहले लगभग 50 बार बोल चुका होगा, मतलब हर एनालिसिस वाले सेक्शन में मैं ये जरूर बोलता हूँ, इससे जब भी इस तरह का क्वेश्चन और या स्टेटमेंट आता है तो। ठीक है, तो हमें करेक्ट स्टेटमेंट पूछा जा रहा है। चलिए देखते हैं आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन बी हो गया सही, यानी जो मैंने बोला था ये स्टेटमेंट, तो क्योंकि एक्सप्लेन कर रहा है ना ये CWMI को, तो इस तरह से ये सब स्टेटमेंट हमेशा ज्यादातर सही होगा। बट ये जो स्टेटमेंट 1 है, ये जल शक्ति मिनिस्ट्री नहीं है, ये नीति आयोग के द्वारा प्रिपेयर किया गया है, ये सेकेंड राउंड। पर ये जो सप्लीमेंट जो लिया गया है ना, वो जल शक्ति मिनिस्ट्री के द्वारा ही उनको बोला गया था कि आप प्रिपेयर करिए हमारे ये वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स से रिलेटेड। ठीक है, बट ये उनके जल शक्ति मिनिस्ट्री ही एक तरह से पेरेंट बॉडी है, बट जो प्रिपेयर किया गया है वो है नीति आयोग की द्वारा। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग नो फर्स्ट यूज
नो फर्स्ट यूज न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन, ये जो NFUC है ना, इसका डॉक्ट्रिन से रिलेटेड अभी रिसेंटली जो हमारे डिफेंस मिनिस्ट्री है राजनाथ सिंह, उन्होंने कुछ स्टेटमेंट दिया था, जिसकी वजह से ये टॉपिक फिर से न्यूज में बन चुका था। तो ये क्या था, क्यों था, इससे रिलेटेड थोड़ा जानने से मतलब इससे रिलेटेड हम 3 स्टेटमेंट देखेंगे, उसके बाद हमें इनकरेक्ट बताना है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट फिर से है अपने हमारे क्वेश्चन का पॉइंट। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमें बताना है, चलिए देखते हैं क्या है। पहला स्टेटमेंट में बोल रहा है, इट रेफर्स टू अ प्लेज और अ पॉलिसी बाय अ न्यूक्लियर पावर not to use nuclear weapons as a means of warfare unless first attacked by an adversary using nuclear weapons। तो ये जब स्टेटमेंट आप पढ़ने के बाद शायद आपको अंदाजा लग ही जाएगा कि एक तरह से ये नो फर्स्ट यूज का आपको मतलब एक्सप्लेन कर रहा है न्यूक्लियर, तो ये तो सही रहता ही है। फिर भी अगर मैं आपको स्टेटमेंट कंफ्यूज हो रहा है तो मैं आपको बता दूं कि ये बोला जा रहा है फर्स्ट स्टेटमेंट में कि नो फर्स्ट यूज का मतलब हुआ कि जब तक हमारे ऊपर न्यूक्लियर से पहला अटैक नहीं करेगा, हम उसके उनके ऊपर अटैक नहीं करेंगे। ये हमारा नो फर्स्ट यूज का पॉलिसी है, जिसको हमने प्लेज लिया है, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट है, नाउ द कंसेप्ट इज आल्सो अप्लाइड टू केमिकल एंड बायोलॉजिकल वॉरफेयर। तो अगर केमिकल या बायोलॉजिकल वॉरफेयर है, ये अब पहले तो नहीं था ये, बट अब जाके ये फिर से अब हम लोग केमिकल और बायोलॉजिकल वॉरफेयर में भी इस तरह का कंसेप्ट ले लिया है कि जब तक कोई हमारे ऊपर केमिकल या बायोलॉजिकल अटैक नहीं करेंगे, हम तब तक उनके ऊपर भी नो फर्स्ट यूज वाला पॉलिसी यूज करेंगे। तो क्या ये सही है स्टेटमेंट? चलिए देख लेते हैं। उसके अलावा बोल रहा है कि इंडिया बिकेम द फर्स्ट नेशन टू प्रपोज एंड प्लेज नो फर्स्ट यूज, मतलब इंडिया का पहला नेशन बना है जो कि ये नो फर्स्ट यूज पॉलिसी के बारे में डिक्लेयर किया है, प्लेज लिया है। तो हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है, ठीक है। तो ऑप्शन सी हो गया सही, मतलब स्टेटमेंट 2 और 3 गलत है। तो हाँ, ये हम पहले देश नहीं है, हम चाइना के बाद है, यानी दूसरे देश है। पहला देश चाइना था जिन्होंने 1964 में ही डिक्लेयर किया था अपना न्यूक्लियर टेस्ट करने के बाद कि हम ये नो फर्स्ट यूज पॉलिसी रखेंगे। हमने कब किया था? हमने 1998 में जब पोखरण 2 टेस्टिंग किया था ना, तब जाके हमने ये नो फर्स्ट यूज पॉलिसी मतलब एज अ प्लेज हमने लिया था। इसके अलावा स्टेटमेंट 1 तो मैंने बोला कि एक एक्सप्लेन कर रहा था, ऐसा स्टेटमेंट हमेशा राइट ही होता है, ठीक है। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। While Prime Minister Narendra Modi announced the appointment of Chief of Defence Staff, consider the following statements regarding Chief of Defence। तो CDS का जो अपॉइंटमेंट प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने मतलब अनाउंस किया है, तो इससे रिलेटेड 3 स्टेटमेंट दिया हुआ है और हमें करेक्ट स्टेटमेंट बताना है, ठीक है। तो पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन बने हैं? श्री बिपिन रावत जी, ठीक है। तो बिपिन रावत जी पहले कौन थे? वो हमारे मतलब आर्मी के जनरल थे। अब वो जहां वहां से अब हट के अब वो हो गए हैं चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, जो कि तीनों जितने भी विंग्स है ना हमारे, आर्मी, एयरफोर्स और नेवी, तीनों के वो चीफ है। तीनों के जो भी जनरल और मार्शल है, और ये लोग क्या करेंगे, इनको ही रिपोर्ट करेंगे हर मैनर में। तो एक तरह से मतलब कॉम्बाइन जो हमारे तीनों फोर्स है ना, उनको एकदम एक रास्ते में लाके कैसे यूज किया जाएगा, ये चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो ये एक पोस्ट है, ये लाने का मतलब यही है, ठीक है, कि एक तरह में यूनाइट करके हम कैसे यूज कर सके, ठीक है। तो 3 स्टेटमेंट दिया हुआ है और हमें करेक्ट बताना है। तो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो है, बोला जा रहा है, विल एक्ट एज अ मिलिट्री एडवाइजर टू द प्राइम मिनिस्टर ऑन न्यूक्लियर इशू। तो ये क्या मिलिट्री एडवाइजर प्राइम मिनिस्टर को करेगा एज अ न्यूक्लियर इशू से रिलेटेड? चलिए देख लेते हैं। CDS cannot engage in procurement, training and logistics of the 3 services as it is the duty of Cabinet Committee on Security। तो क्या ये cannot है? चलिए देख लेते हैं। फिर थर्ड स्टेटमेंट है, द प्रपोजल फॉर अ CDS वाज फर्स्ट मेड बाय के सुब्रमण्यम कमिटी। तो ये क्या फर्स्ट टाइम के सुब्रमण्यम कमिटी के द्वारा बोला गया था जब कारगिल कॉन्फ्लिक्ट 1999 में टू रिकमेंड हायर मिलिट्री रिफॉर्म्स। मतलब उसमें जो एक होता है ना कारगिल 1999 के समय, एक जो मतलब होता है ना जो फ्लुएंसी, मतलब एक जगह कोऑर्डिनेशन, वो एयरफोर्स और आर्मी के बीच में उस तरह का नहीं देखा गया था, उस वक्त कुछ अभाव था। तो इसलिए उन्होंने कहा कि कुछ एक चाहिए जो कि दोनों को गाइड कर सके, एक मतलब एक लाइन में लाने के लिए। वो लोग 2 अलग अलग विंग हैं, बट उनको एक लाइन में लाने के लिए, ताकि दोनों का लिए कोई एक कोऑर्डिनेटर हो जो दोनों उनका सुने, ठीक है। तो इस टाइप का चीज लाना चाहिए। तो इसलिए क्या 1999 के बाद ऐसा अभाव हुआ था? चलिए देख लेते हैं आंसर। तो ऑप्शन बी हो गया सही, यानी स्टेटमेंट 1, हाँ ये कारगिल वाला बात भी सही है, और ये प्राइम मिनिस्टर को ही एक तरह से न्यूक्लियर इश्यूज से रिलेटेड एडवाइस भी करेंगे। बट ये गलत है, ये कैन नॉट वाला जो है ये फेवरेट वर्ड होता है यूपीएससी का, तो ये कैन नॉट नहीं है, ये कर सकते हैं। प्रोक्योरमेंट और ट्रेनिंग से रिलेटेड तीनों जितने भी सर्विसेज है, तीनों सर्विसेज से रिलेटेड, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग विक्रम साराभाई। विक्रम साराभाई से को अच्छे से फादर ऑफ द स्पेस हमारे कंट्री का बोला जाता है, ठीक है।
तो ये क्या है, इनसे रिलेटेड 3 स्टेटमेंट दिया गया है, क्योंकि हाल ही में इनका जन्मदिन मनाया गया था, तो इसलिए 3 स्टेटमेंट दिया गया है और हमें बताना है इनकरेक्ट। ध्यान दीजिएगा, यहाँ इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमें बताना है, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट में बोल रहा है कि यूनियन गवर्नमेंट रिसेंटली जो कि अनाउंस किए विक्रम साराभाई जर्नलिज्म अवार्ड इन स्पेस साइंस टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च, ठीक है। ये विक्रम साराभाई जर्नलिज्म अवार्ड कर रहे हैं टू रिवॉर्ड जर्नलिस्ट who have actively contributed towards the field of science, space science applications and research। तो क्या ये यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा इस तरह का चीज रिसेंटली अनाउंस किया गया है? चलिए देख लेते हैं। दूसरा स्टेटमेंट है विक्रम साराभाई इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन मिसाइल प्रोग्राम। तो क्या ये फादर ऑफ इंडियन मिसाइल प्रोग्राम है? चलिए देख लेते हैं। मैंने अभी हाल ही में बताया कि फादर ऑफ स्पेस इनको बोला जाता है, ये तो मैं आपको कंफर्म कर दिया। फादर ऑफ मिसाइल प्रोग्राम भी इनको बोला जाता है कि नहीं, ये आपको बताना है, ठीक है। विक्रम साराभाई वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रिंगिंग केबल टेलीविजन ऑफ इंडिया। तो क्या केबल टेलीविजन का जो है इंडिया में लाने का कंसेप्ट, वो क्या इनके द्वारा ही लिया गया था? तो चलिए देख लेते हैं। 3 स्टेटमेंट दिया हुआ है, हमें इनकरेक्ट बताना है। तो क्या ऑप्शन ए होगा सही, यानी स्टेटमेंट 1 और 2 स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि ये यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा ये चीज नहीं लाया गया है। ये जर्नलिज्म का अवार्ड ये इसरो के द्वारा लाया गया है, ठीक है। और फादर ऑफ इंडियन मिसाइल प्रोग्राम है, ये इनको नहीं कहा जाता, ये एपीजे अब्दुल कलाम सर जी को कहा जाता है, जो कि मिसाइल मैन करके भी काफी ज्यादा इनको मतलब ये नामी है, जो पूरे वर्ल्ड में इनको मिसाइल मैन की तरह भी जाना जाता है। और स्विट्जरलैंड एक कंट्री है जो कि साइंस डे जो अपना बनाते हैं ना, नेशनल साइंस डे, वो अब्दुल कलाम जी के जन्मदिन के दिन ही मनाते हैं, जो कि है 15 अक्टूबर, ठीक है। वो एज अ नेशनल साइंस डे बनाते हैं स्विट्जरलैंड कंट्री इनके बर्थडे के लिए, ठीक है। और ये जो विक्रम साराभाई है, ये सच बात है कि हाँ, ये केबल टेलीविजन को इंडिया में लाने में इन्हीं का हाथ था। और एक और एडिशनल चीज मैं बताना चाहूंगा कि विक्रम साराभाई एक मतलब वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स थे किसका, IIM अहमदाबाद बनाने में। IIM अहमदाबाद बनाने में ये वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर, ठीक है। साराभाई ऐसे भी आपको समझ में आ रहा कि ये गुजराती है थे। विक्रम साराभाई जी एक गुजराती थे। उन्होंने सबसे पहला क्या सैटेलाइट जो हमारा लॉन्च हुआ था आर्यभट्ट, उनमें इनका सबसे मास्टरमाइंड रूप था। उसके अलावा फर्स्ट रॉकेट भी इन्होंने लॉन्च किया था, थुम्बा बोल के एक जगह है केरला, वहां से, ठीक है। ये सब हुआ कुछ एडिशनल थिंग्स। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ अ स्टेट। ये काउंसिल ऑफ अ स्टेट से रिलेटेड मैंने आपको स्टैटिक पार्ट था, फिर भी मैंने अच्छे से आपसे डिस्कस किया था। चलिए 3 स्टेटमेंट दिया जा रहा है और हमें इनकरेक्ट पूछा जा रहा है, हमें इसका आंसर देना है, ठीक है। पहला स्टेटमेंट बोल रहा है पार्लियामेंट बाय लॉ क्रिएट और एबॉलिश द लेजिस्लेटिव काउंसिल इन अ स्टेट इफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट passes a resolution to that effect by a simple majority। तो क्या सिंपल मेजोरिटी से अगर लेजिस्लेटिव असेंबली अगर पास करेगा और वो पार्लियामेंट पे वो रिक्वेस्ट करे कि हमें काउंसिल बना दीजिए हमारे स्टेट में, तो क्या ये हो जाएगा? तो सिंपल मेजोरिटी होगी, ये एक कीवर्ड हो गया, ठीक है। अगला स्टेटमेंट है एज पर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स इन द लेजिस्लेटिव काउंसिल शुड नॉट एक्सीड 1/6 ऑफ अ टोटल मेंबर ऑफ द मेंबर्स इन द लेजिस्लेटिव। तो मतलब 1/6 मिनिमम होना चाहिए। अगर आपको मान लीजिए 120 है टोटल स्टेट असेंबली का, तो 1/6 यानी 20 से ज्यादा आपको लेजिस्लेटिव काउंसिल में नहीं होना चाहिए। ऐसा है क्या? तो चलिए देख लेते क्या है। तीसरा स्टेटमेंट है मेंबर्स ऑफ म्युनिसिपैलिटीज डू नॉट टेक पार्ट इन इलेक्टिंग द मेंबर्स। तो मेंबर्स ऑफ म्युनिसिपैलिटीज, ये डू नॉट जो टेक है ना, ये हो गया कीवर्ड, क्योंकि डू नॉट, नॉट, इवन, अलोन, ओनली, ये सब तो कीवर्ड है। तो ये सबको पहले ही आप पकड़ लीजिएगा और इससे आपको ना स्टेटमेंट को जस्टिफाई कीजिएगा कि ये सही है या गलत अपने कीवर्ड के बेसिस पे, ठीक है। चलिए इनकरेक्ट पूछा जा रहा है, बढ़ते हैं आंसर की तरफ। तो ऑप्शन डी हो गया सही, यानी स्टेटमेंट 1, 2, 3 सही है। मतलब स्टेटमेंट 1 और 2 और 3 तीनों के तीनों ही गलत है, ठीक है, क्योंकि इनकरेक्ट पूछा जा रहा है। तो क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि पार्लियामेंट जो है ना, वो बोला जा रहा है कि ये जो सिंपल मेजोरिटी वाला कंसेप्ट है ना, ये चीज वहां पे जो बाय लॉ और एबॉलिश, ये इस चीज का यह स्टेटमेंट इसलिए गलत है, ठीक है। दूसरा जो बोल रहा है कि एज पर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टोटल नंबर जो 1/6 बोला गया है, ये भी यहाँ पे सही नहीं है, ठीक है। उसके अलावा तीसरा जो स्टेटमेंट दे रहा है वो भी आप जैसे बोल रहे हैं कि यहाँ पे म्युनिसिपैलिटीज जो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, वैसा नहीं है। यहाँ पे म्युनिसिपैलिटीज पार्टिसिपेट करेंगे, फिर इलेक्टोरेट्स मतलब जो टीचर्स हैं वो लोग पार्टिसिपेट करेंगे, उसके बाद रजिस्टर्ड ग्रेजुएट्स है वो भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उसके अलावा जो 1/3 तो असेंबली के द्वारा ही इलेक्टेड, मतलब एक तरह से नॉमिनेट किया जाएगा। उसके अलावा बाकी जो बच गया वो गवर्नर के द्वारा आपको मतलब नॉमिनेट किया जाता है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। Consider the following statements regarding e-course on vulnerability atlas of India।
हमने काफी कल भी एक एटलस पढ़ा था, जो आपको जो भी पोल्यूशन से रिलेटेड, मॉनसून से रिलेटेड, वल्नरेबिलिटी का एटलस अभी देख लिए हैं। तो ये सब एटलस काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। तो ये जो एटलस है इससे रिलेटेड दो स्टेटमेंट दिया गया है और हमें करेक्ट स्टेटमेंट पूछा जा रहा है। तो पहला स्टेटमेंट है, द ई कोर्स ऑन वल्नरेबिलिटी एटलस ऑफ इंडिया हैज बीन लॉन्च बाय नीति आयोग। तो क्या नीति आयोग के द्वारा ये लॉन्च किया गया, ये हमें बताना है सही है या गलत। दूसरा स्टेटमेंट है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कोर्स इज टू क्रिएट अवेयरनेस एंड अंडरस्टैंडिंग अबाउट नेचुरल हैजार्ड्स एंड हेल्प इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ रीजन्स विद हाई वल्नरेबिलिटी सच एज अर्थक्वेक एंड लैंडस्लाइड। ठीक है, तो ये एक अच्छा लंबा चौड़ा स्टेटमेंट दे दिया है। तो ऐसे स्टेटमेंट क्या होते हैं, ज्यादातर राइट होते हैं। तो चलिए देखते हैं हमें करेक्ट स्टेटमेंट पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन बी हो गया सही, यानी जैसा मैंने बोला था कि ये एक तरह से एक्सप्लेन कर रहा है वल्नरेबिलिटी को, क्योंकि ये आप स्टेटमेंट पढ़ के ही लगे कि ये तो सच बात है, क्योंकि कहीं भी आपको कीवर्ड आप खोजिए आपको नहीं मिलेगा। ऑफ कोर्स अवेयरनेस क्रिएट करेगा ना, कि अवेयरनेस को वो हट मतलब स्टॉप करेगा, ये तो गलत बात है ना। तो इसीलिए ये क्रिएट अवेयरनेस ही तो होना चाहिए, क्योंकि जिस तरह का यहाँ पे वल्नरेबिलिटी से एटलस को ये क्या दर्शाएगा, एक तरह से अवेयर करना पूरे कंट्री में। उसके अलावा बट ये नीति आयोग के द्वारा नहीं है, ये मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स है ना, उनके द्वारा ये लाया जा रहा है एटलस, जो कि ई कोर्स होगा एक तरह का। ठीक है, ये मिनिस्ट्री एक और चीज लेके आया है, अंगीकरण कैंपेन, जिसे हमने अच्छे से डिस्कस भी किया था, एक बिहेवियरल चेंज से रिलेटेड और अवेयरनेस का पॉइंट ऑफ व्यू से ये दोनों चीज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसे आप एज अ मेंस राइटिंग के लिए भी ये दोनों चीज को ध्यान में रख सकते हैं, आप बहुत जगह इसको यूज भी कर पाएंगे। तो प्लीज आप जो भी करंट अफेयर से रिलेटेड है ना, आप इसे अच्छे से देखें। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट मीजल्स। तो मीजल्स से रिलेटेड 3 स्टेटमेंट दिया हुआ है और हमें इनकरेक्ट बताना है। आई थिंक मैंने मीजल्स से रिलेटेड कम से कम इससे पहले भी 4 से 5 क्वेश्चन अपने पिछले 3 महीने के ही एनालिसिस में डिस्कस किया है। तो उम्मीद करता हूँ कि इस क्वेश्चन को आप अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओगे। तो पहला स्टेटमेंट में जो दिया है, मीजल्स इज हाईली कंटेजियस बैक्टीरियल डिजीज। तो ये बैक्टीरियल है कि वायरल डिजीज है या कुछ और डिजीज है, ये हमें बताना है। ठीक है, तो इसलिए कीवर्ड हो गया यहाँ का। दूसरा स्टेटमेंट है, इट रिमेन्स एन इम्पॉर्टेंट कॉज ऑफ डेथ अमंग यंग चिल्ड्रन। तो क्या ये इम्पोर्टेंट कॉज ऑफ जो है, तो ये एक तरह से आपको मतलब जस्टिफाई कर रहा है, आपको मीजल्स से रिलेटेड एक तरह से आपको कुछ कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर रहा है, आपको एक तरह से जस्टिफाई कर रहा है। तो आप ऐसे स्टेटमेंट को 90% सही मान के चलिए, बाकी ऑप्शंस के ऊपर आप कैंसिल आउट जैसे कर पाएंगे वैसा बाद में कीजिएगा, फिलहाल आप इसे सही मान के चलिए। तीसरा स्टेटमेंट है, इंडिया अलोंग विद द 10 WHO साउथ ईस्ट एशियन रीजन मेंबर कंट्रीज प्लान्स टू एलिमिनेट मिसाइल्स बाय 2030। तो ये हमने कल भी डिस्कस किया था, मॉर्निंग वाले सेशन में भी डिस्कस किया था कि ये 2020 है या कोई और है, या सच है, सही है या गलत है, ये हमें बताना है। चलिए इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है, तो ऑप्शन ए हो गया सही, यानी स्टेटमेंट 1 और 3 गलत है। ये 2030 नहीं है, 2020 तक, 2030 तक हमने ये मतलब WHO ने ये प्लान किया है कि पूरे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में हम मिसाइल्स पूरा फ्री कर देंगे। बट 2020 तक ये रखा है कि एटलीस्ट 10 कंट्री जो कि साउथ ईस्ट एशियन है, उनको हम मिसाइल्स फ्री करेंगे। ठीक है, और ये कंटेजियस वायरल नहीं है, ये सॉरी ये बैक्टीरियल नहीं है, ये वायरल डिजीज है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन ए हो गया सही। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। ये भी हम अच्छे से डिस्कस किए थे। ये एक्चुअली ये जो किसान सम्मान निधि जो कि है, उसके अलावा और भी जो भी किसान से रिलेटेड है, हमने बहुत सारे मतलब इस तरह की स्कीम डिस्कस किए हैं। तो आप प्लीज उन सारों को एक साथ दिमाग में रखिए। मैं तो वैसे ही PDF में आपको एक साथ मर्ज करके दे ही रहा हूँ, पर आप लोग इससे रिवीजन भी एक साथ करके रखिए, ताकि रिलेट करके आपको आंसर देने में सुविधा हो। ठीक है, आप PDF का बिल्कुल टेंशन मत करिए, आपको PDF मिल जाएगा। आप बस रिवीजन टाइम पे अच्छे से करते रहिए, आपको PDF मिल जाएगा कि आप एग्जाम से पहले बस आप एक बार गो थ्रू होके चले जाएं। ठीक है, तो इसमें 4 स्टेटमेंट दिया हुआ है और हमें करेक्ट पूछा जा रहा है। तो पहला स्टेटमेंट है, PM किसान इज अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम विद 100% फंडिंग फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये क्या एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है जो कि 100% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा फंड किया जा रहा है। चलिए देख लेते हैं कि ये सेंट्रल सेक्टर ने या 100% किया जा रहा है कि नहीं। दूसरा स्टेटमेंट है, अंडर दिस प्रोग्राम वल्नरेबल लैंड होल्डिंग फार्मर फैमिलीज हैविंग कल्टिवेबल लैंड अप टू 2 acres will be provided direct income support at the rate of 6,000 per year। तो ये 6,000 और 2 acres ये दोनों यहाँ का, भले ही देखिए ये डेटा है,
बट ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डेटा है, इसलिए मैं यहाँ पे इसे कीवर्ड ले रहा हूँ, क्योंकि ये आपको ऐसा नहीं है कि बहुत सारे डेटा एक जगह मिल रहा है, 2 एकड़ 3 एकड़ 4 एकड़ का और भी दूसरे स्कीम्स में। एकमात्र स्कीम है जिसमें आपको एरिया से रिलेटेड मतलब एक क्राइटेरिया रखा गया है, तभी जाके आपको ये स्कीम का लाभ उठा सकते हैं। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट बन जाता है, ये एक मतलब एरिया से रिलेटेड कितना मिनिमम आपके पास लैंड होना चाहिए। ठीक है, तीसरा स्टेटमेंट है कि डेफिनेशन ऑफ अ फैमिली फॉर द स्कीम इज हस्बैंड वाइफ एंड माइनर चिल्ड्रन। तो ये क्या ये सही है? तो हमने इसके बारे में डिस्कस भी किया था, ये क्या होना चाहिए डेफिनेशन। तो चलिए उम्मीद करते हैं आप लोग इसका आंसर सही दे पाएंगे। चौथा स्टेटमेंट है ऑल इंस्टीट्यूशनल लैंड होल्डर्स आर एलिजिबल बेनिफिशियरीज। तो क्या जितने भी इंस्टीट्यूशनल लैंड होल्डर्स हैं ये क्या एलिजिबल है इस बेनिफिशियरीज के लिए? तो चलिए करेक्ट स्टेटमेंट पूछा जा रहा है, आंसर की तरफ हम भी बढ़ते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बी हो गया सही, यानी स्टेटमेंट 1 और 3 तो करेक्ट है, पर स्टेटमेंट 2 और 4 नहीं है, क्योंकि ये 2 एकड़ नहीं है, ये है टोटल 2 हेक्टेयर। ठीक है, 2 एकड़ काफी ज्यादा होगा, तो मतलब 2 हेक्टेयर तक अगर यदि है तब जाके ये स्कीम का वो लोग लाभ उठा सकते हैं। और 6,000 तो दे रहा है, ये सच बात है, बट इसे 3 इंस्टॉलमेंट में दिया जाएगा, मतलब 2,000 करके 3 इंस्टॉलमेंट में। और ये 100% सेंट्रल फंडिंग है, जो कि दिसंबर 2018 से ही ये ऑपरेशनल में है। ठीक है, और ये ऑल इंस्टीट्यूशनल नहीं है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग नो इंडिया प्रोग्राम KIP। तो इससे रिलेटेड 3 स्टेटमेंट दिया हुआ है और हमें करेक्ट पूछा जा रहा है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट में जो कि नो इंडिया प्रोग्राम इज अ फ्लैगशिप प्रोग्राम ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर। ठीक है, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जो कि एंगेजमेंट विद इंडियन ओरिजिन यूथ टू एनहांस देयर अवेयरनेस अबाउट इंडिया एंड इट्स कल्चरल हेरिटेज। तो जिसे मतलब क्या होगा कि MEA क्या कर रहा है कि एनहांस करेगा, ताकि जो भी इंडियंस बाहर रह रहे हैं ना उनसे रिलेटेड वहाँ के यूथ को कि आप इंडियन हेरिटेज के बारे में भी एक थोड़ा जागरूकता करेंगे वो लोग इस स्कीम के तहत। ठीक है, इस प्रोग्राम के तहत। तो ये बोला जा रहा है पहला स्टेटमेंट, तो क्या सही है? तो ये एक MEA के द्वारा लाया जा रहा है कि नहीं लिया है, ये आपको इसलिए यहाँ का कीवर्ड बन गया, क्योंकि MEA है कि कोई और है इसमें इन्वॉल्व। MHA भी हो सकता है, या ये मतलब यूथ से रिलेटेड है तो MHRD भी हो सकते हैं। तो ये सब चीज आपको ध्यान देना है कि ये कौन सा होगा, ये इसलिए यहाँ का कीवर्ड हो गया। दूसरा स्टेटमेंट है कि एनी इंडियन ओरिजिन यूथ बिटवीन 18 to 30 years is eligible for participating in KIP। तो क्या एनी इंडिजियन और ये 18 से 30 साल, ये दोनों यहाँ का कीवर्ड हो गया इस स्टेटमेंट का, कि ये दोनों ही कीवर्ड बताएगा कि ये स्टेटमेंट सेकेंड वाला ये सही है या गलत है। तीसरा है दोज हु हैव नॉट विजिटेड इंडिया बिफोर विल बी गिवन प्रेफरेंस। तो क्या ऐसा सही बात है, जो इनको प्रेफरेंस दिया जाएगा जो पहले इंडिया नहीं आए हुए? तो चलिए देखते हैं, करेक्ट स्टेटमेंट हमें पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन बी हो गया सही, यानी स्टेटमेंट 1 और 3 सही में, बट स्टेटमेंट 2 गलत है। क्यों? क्योंकि एनी इंडियन ओरिजिन नहीं है, उसके लिए कुछ क्राइटेरिया रखा गया। भले आप इंडियन ओरिजिन हो, बट आप ग्रेजुएट होना चाहिए। आप बाहर किसी देश में रह रहे हो, बट आप ग्रेजुएट होना चाहिए और आपको इंग्लिश बोलना आना चाहिए, ना कि आप फ्रेंच में रह रहे हो और अभी स्कूल में ही आप पढ़ाई कर रहे हो वहाँ के, और अब इंग्लिश भी आपको वहाँ पे बोलना नहीं आता, फ्रेंच आता है। तो वैसे लोगों को भले पता आप क्या इंडियन ओरिजिन हो, तब आप ये KIP के लिए एलिजिबल नहीं है। ठीक है, उसके बाद एक और चीज है कि 18 से 30 साल के लोग ही होने चाहिए वो। ठीक है, तो ये सारे चीज क्राइटेरिया है, और ये MEA के द्वारा मतलब एक्सटर्नल अफेयर जो भी बाहर के मतलब इंडियन ओरिजिन जो कि फॉरेनर जो कि हमारा NRI है उनसे रिलेटेड डील होगा, तो कहाँ MEA ही आएंगे इस टॉपिक में। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन पे जो कि है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग बायोमेट्रिक सीफेयर आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट। इससे रिलेटेड भी हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया था, तो उम्मीद कर रहा हूँ कि ये क्वेश्चन का आंसर आप अच्छे से दे पाएंगे। तो BSID, इससे रिलेटेड 3 स्टेटमेंट दिया हुआ है और हमें करेक्ट पूछा जा रहा है। ठीक है, तो क्या है, इंडिया बिकम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू इशू BSID जो कि कैप्चर करेगा बायोमेट्रिक डेटा ऑफ सीफेयरर्स। तो क्या इंडिया पहला कंट्री बना है? चलिए देख लेते हैं। दूसरा स्टेटमेंट है बायोमेट्रिक सीफेयरर आइडेंटिटी मैंने BSID इज बेस्ड ऑन फिंगर एंड आईरिस बेस्ड बायोमेट्रिक डेटा। तो कि ये फिंगर और आईरिस दोनों का ही डेटा पे ये बेस होता है। चलिए देख लेते हैं। तीसरा है BSID विल गिव फुल प्रूफ आइडेंटिफिकेशन to Indian seafarers which will facilitate their movement and help in identifying them from any location in the world। तो ऐसा ये जरूरी सच बात है क्या? एनी लोकेशन इन द वर्ल्ड में इनको आइडेंटिफाई करने में सुविधा करेगा और इनको फुल प्रूफ आइडेंटिफिकेशन भी देगा। चलिए जान लेते हैं, तीनों स्टेटमेंट दे दिया, तीनों का कीवर्ड हमने देख लिया, हमें यहाँ करेक्ट स्टेटमेंट पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन होगा सी, यानी स्टेटमेंट 1 और 3 सही है। हाँ, ये पूरे वर्ल्ड में उनका लोकेशन को एज अ फुल प्रूफ आइडेंटिफिकेशन के तौर पे काम करेगा, सी फेयर जो भी मछुआरे होते हैं ना उनके लिए। ठीक है, उसके अलावा
जो स्टेटमेंट 2 दिया हुआ है ये गलत इसलिए क्योंकि ये फिंगर एंड आइरिस बेस्ड है, मतलब फिंगर और आइरिस दोनों होने का जरूरत नहीं है। ये या तो ये फिंगर 2 फिंगर बेस हो या आइरिस जो हमारे आंख में होती है ना, जो सामने जो फेस होती है, सामने जो आंख का आप पार्ट्स ऑफ आई जब पढ़ोगे तो आप उसमें देखोगे आइरिस कहाँ पे आता है। तो आई या तो आइरिस का आपको मतलब बायोमेट्रिक डेटा से या 2 फिंगर या बोला गया है और नहीं है, ठीक है, इसीलिए ये स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। तो बढ़ते अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, जिसे हम पीवीटीजीएस करके बुलाते हैं, और इस टॉपिक से रिलेटेड में हमने अच्छे से डिस्कस किया पहले। तो ये 4 स्टेटमेंट दिया हुआ है और हमें इनकरेक्ट पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है। तो बोल रहा है पहला स्टेटमेंट में कि 75 ट्राइबल ग्रुप्स हैव बीन कैटेगराइज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स एज पीवीटीजी। तो क्या ये 75 ट्राइबल ग्रुप है, और 75 अगर है भी तो क्या ये मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल के द्वारा लिया है, क्योंकि ट्राइबल ग्रुप से रिलेटेड है, तो क्या सच बात है? चलिए देख लेते हैं। सेकेंड स्टेटमेंट, प्रायोरिटी इज असाइंड टू पीवीटीजीज अंडर द स्कीम्स ऑफ स्पेशल सेंट्रल असिस्टेंस टू ट्राइबल सब स्कीम एंड ग्रांट्स इन एड टू वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग फॉर द वेलफेयर ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स। देखिए इतना लंबा स्टेटमेंट है, इसको तो आप सबसे पहले आंख बंद करके आप सही ही मान लीजिए। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि इस तरह का आप, मैं नहीं बोल रहा एग्जैक्टली आप इसे मान के आप चल दीजिए, इसको फिलहाल अभी सही मान के अगला स्टेटमेंट को आप पढ़िए, ठीक है। जैसे जैसे मैं अप्रोच कर रहा हूँ बस आप उसको फॉलो करिए, मैं देखता हूँ कैसे आपका आंसर गलत होता है, ठीक है। तीसरा स्टेटमेंट है among the listed PVTGs the highest number are found in अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। तो अंडमान और निकोबार में क्या सबसे हाईएस्ट नंबर ऑफ ये PVTGs है? चलिए देख लेते हैं। चौथा स्टेटमेंट है कि दे आर नॉट एंटाइटल्ड टू द हैबिटेट राइट्स अंडर द, मतलब बोल रहा है नॉट, ये तो नॉट मैंने बोला यूपीएससी का फेवरेट है, तो ये भी एक कीवर्ड हो गया कि एफआरए में ये फॉरेस्ट राइट एक्ट में क्या इनको एंटाइटल नहीं किया गया है। चलिए देख लेते हैं आंसर क्या है। तो इनकरेक्ट पूछा जा रहा है, तो ऑप्शन डी हो गया सही, यानी 1, 3, 4 ये तीनों स्टेटमेंट गलत है। स्टेटमेंट 2 जैसा मैंने बोला ये इतना लंबा स्टेटमेंट जो कि ये बोल रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है पीवीटीजी का फीचर्स को, तो ये तो सबसे पहले सही मान लीजिए। उसके अलावा पहला जो स्टेटमेंट है ये भले ही ट्राइबल ग्रुप है बट इसको एमएचए के द्वारा ये कैटेगराइजेशन किया जाता है, ठीक है, ये कैटेगराइजेशन एमएचए के द्वारा किया जाता है। तीसरा स्टेटमेंट जो है कि हाईएस्ट नंबर जो अंडमान है, ये सही बात नहीं है। हाईएस्ट नंबर जो ये आउट ऑफ 75 हाईएस्ट नंबर उड़ीसा में है जो कि 13 है, आंध्र प्रदेश में 12 है, और इसी के साथ इसीलिए तो टोटल देखिए 13 और 12 25 हो गया आपको सिर्फ उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में, बाकी के 50 पूरे और भी अलग अलग कंट्री मतलब और भी अलग अलग स्टेट्स में है, ठीक है। उसके अलावा ये एमएचए के द्वारा लिया गया, पहले मैंने बता दिया। और ये भी गलत है कि ये जो नॉट एंटाइटल है ये सही नहीं है, ये एंटाइटल है फॉरेस्ट राइट्स के अंदर, ठीक है। जो पीवीटीजी कम्युनिटी है वो एंटाइटल है हैबिटेट राइट्स अंडर एफआरए मतलब फॉरेस्ट राइट्स एक्ट, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन डी हो गया सही। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग कोसी मेची इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट, ठीक है। ये कोसी मेची ये लगभग हमने जून या जुलाई वाले एनालिसिस वाले में टाइम में किया था, तो उम्मीद करता हूँ आप लोग को ये टॉपिक याद होगा अच्छे से। तो इससे रिलेटेड में 3 स्टेटमेंट दिया है और इनकरेक्ट पूछा गया। आज मैंने बहुत सारे क्वेश्चन में इनकरेक्ट डाल के रखा है, तो ये हमें इनकरेक्ट पूछा जा रहा है, ठीक है। तो जैसे पहला जो दे रहा है स्टेटमेंट, कोसी मेची इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट इज द थर्ड मेजर रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट इन द कंट्री टू बी अप्रूव्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो क्या तीसरा है क्या कोसी मेची इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट? मैंने आपको मैप के द्वारा भी बताया था कि किस तरह से ये मैप जो है यहाँ पे ऐसे यहाँ पे ये गया बिहार का, ये मतलब ये इंटरनेशनल बाउंड्री हुआ, ये तिब्बत को टच कर रहा है, और यहाँ से कोसी और मेची रिवर फ्लो होते हैं जो हमारे इंडिया में घुसते हैं, बिहार जो हमारा स्टेट है वहाँ पे, ठीक है। तो बोल रहा है कि ये तीसरा ऐसा इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट है। इंटरलिंकिंग का प्रोजेक्ट मतलब ये 2 रिवर फ्लो हो रहा है, ठीक है। अब इन दोनों को एज ए कैनल के माध्यम से इंटरलिंक करना, जैसे इससे पहले केन बेटवा जो कि पहला रिवर केन बेटवा जो है पहला रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट था जो कि मध्य प्रदेश एरिया में है। इधर से केन फ्लो हो रहा था, इधर से बेटवा फ्लो हो रहा था, दोनों को लिंक कर दिया ताकि जो बीच के जितने भी गांव हैं उन लोग को भी मतलब फायदा पहुंचाया जा सके। तो ये होता है रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट। तो क्या इसे बोल रहा है कि ये जो कोशी मेची रिवर है ये क्या तीसरा प्रोजेक्ट है? चलिए देख लेते हैं। फिर बोल रहा है कि कोसी जो है ना वो इंटरनेशनल रिवर है जो कि ओरिजिनेट करता है तिब्बत से और फ्लो करता है नॉर्थ बिहार से। तो ये क्या इंटरनेशनल रिवर है और ये क्या फ्लो ये नॉर्थ बिहार से करता है? तो अभी मैंने बता ही दिया कि तिब्बत से आ रहा है, तो इंटरनेशनल रिवर मैंने आपको अभी बता दिया आंसर में। चलिए देखते हैं तीसरा स्टेटमेंट क्या है। तो मेची रिवर जो है ना ट्रिब्यूटरी है किसका? महानदी का, ठीक है। महानदी रिवर का ये ट्रिब्यूटरी बोला जा रहा है, ठीक है। हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है, ठीक है।
तो ऑप्शन हो गया सी, यानी स्टेटमेंट 1 और 3 गलत है। महानदी रिवर तो कैसे होगा ये आप पहले बताइए ना। आप अगर मैप अगर अच्छे से पता होगा तो ये कोसी रिवर आपको कहाँ पे, सौरव ऑफ बिहार जानते हैं, कोसी रिवर को बोला जाता है क्योंकि हर साल बहुत भारी मात्रा में ये फ्लड लेके आते हैं बिहार में। तो ये सौरव बिहार यानी बिहार से रिलेटेड है, यानी नॉर्थ साइड से। और महानदी है वो कहाँ पे, उड़ीसा में है, इस जगह में। तो आप कैसे आप लिंक कर सकते हैं इतने बड़े एरिया को रिवर लिंक प्रोजेक्ट से। और ये मेची रिवर है तो ये इतना दूर तो नहीं किए होंगे ना, क्योंकि मेची जो रिवर है ये हो गया, अगर यदि आपको कोसी रिवर, तो मेची रिवर ना यहीं से आता है। और ये महानंदा एक रिवर है इधर से, वो महानंदा रिवर का एक ट्रिब्यूटरी है। तो ये ट्रिब्यूट, ये दोनों का पर लिंक करने का काम कर रहा है, ठीक है। ये महानंदा रिवर है, ये कोसी रिवर है, और बीच में एक जो मेची रिवर है ये थोड़ा सा आके उसके बाद ये महानंदा से जुड़ता है। बट ये क्या कर रहा है, ये मेची और कोसी को जोड़ने का काम किया जा रहा है, ठीक है। इसका तो इसी में इसलिए इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो गया 1 और 3, क्योंकि ये जो है ये कोसी जो मेची रिवर ये तीसरा नहीं है, ये दूसरा है। पहला था केन बेटवा और ये दूसरा हमारे देश का इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट क्यासनूर फॉरेस्ट डिजीज। ये भी हमने काफी पढ़ा था, इस डिजीज से रिलेटेड केएफडी जो है। तो इससे रिलेटेड 4 स्टेटमेंट दिया हुआ है, हमें करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। इसे केएफसी बोलेंगे, केएफडी आप मत पढ़, सॉरी केएफडी है ये, केएफसी मत पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चौथा स्टेटमेंट, मतलब 4 स्टेटमेंट दिया हुआ है, हमें करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। तो पहला स्टेटमेंट है, इट इज अ टिक बॉर्न वायरल हेमोग्राफिक सॉरी हेमोरेजिक फीवर एंडेमिक टू साउथ इंडिया। ऐसे ऐसे ये मतलब बायोटेक्नोलॉजिकल वर्ड होते हैं ना, कि बोलने में कैसे पता नहीं, डॉक्टर साइंटिस्ट लोग कैसे ये सब वर्ड का प्रोनाउंसिएशन और इतना पढ़ाई भी करते हैं। काफी टफ जॉब है, आप तो फील कर ही लेंगे कि कोरोना जैसे सिचुएशन में जो रियल हीरोज हैं वो अभी भी 24/7 किस तरह से वर्क कर रहे हैं, कितना इंपॉर्टेंट है। अभी आपको अभी फील आ रहा होगा कि डॉक्टर्स का कितना इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, पहला स्टेटमेंट भी देख लिया, ये टिक बॉर्न वायरल बोल रहा है, ठीक है। ये क्या वायरल डिजीज हेमोग्राफिक फीवर ऐसा है, चलिए देखते हैं, वो भी क्या साउथ इंडिया में। तो ये 2 कीवर्ड हो गया इस स्टेटमेंट का। दूसरा स्टेटमेंट है, वायरस रिलेटेड टू केएफडीवी, मतलब ये जो क्यासनूर फॉरेस्ट डिजीज वायरस हैव बीन आइडेंटिफाइड इन चाइना एंड सऊदी अरेबिया। तो क्या ये आइडेंटिफाइड चाइना और सऊदी अरेबिया में किया गया था, चलिए देख लेते हैं तीसरा स्टेटमेंट। देयर इज वाइड स्प्रेड पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिशन ऑफ द डिजीज। तो क्या वाइड स्प्रेड पर्सन टू पर्सन ये डिजीज फैलता है क्या, ठीक है, देख लेते हैं। चौथा स्टेटमेंट है, वैक्सीन ऑफ केएफडी इज नॉट येट अवेलेबल। ये नॉट तो सबसे पहले कीवर्ड हो गया आपका, तो नॉट येट अवेलेबल बोल रहा है, केएफडी का वैक्सीन नहीं है, ठीक है। तो करेक्ट स्टेटमेंट पूछा जा रहा है, चलिए देखते हैं आंसर क्या है। तो ऑप्शन ए हो गया सही, यानी स्टेटमेंट 3 और 4 गलत है। मतलब केएफडी का जो वैक्सीन है ये अवेलेबल है, ऐसा कौन बोल दिया अवेलेबल नहीं है। इसका वैक्सीनेशन एग्जिस्ट करता है, बनाया भी गया है, ठीक है। उसके अलावा जो स्टेटमेंट 3 है ये पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिशन नहीं होता है। बट हाँ, ये हो रहा है कि जैसे कि अगर आप जो भी इन्फेक्टेड जानवर है वो अगर आपको काट लेते हैं, बाइट कर लेते हैं, तब जाके वो इन्फेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। जैसे डेड मंकी या वो सिक मंकी है, उनके द्वारा अगर यदि काट लिया जाए तो उनमें अगर ये वायरस पाया जाता है क्यासनूर फॉरेस्ट, तो वहां से ये कैनस मतलब ये जो वायरस है ये बॉडी, ह्यूमन बॉडी में भी आ सकता है। पर ये पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिशन का कोई गुंजाइश नहीं, क्योंकि एक पर्सन दूसरा पर्सन को तो काटने नहीं जाएगा ना, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो ग्लोबल असेसमेंट ऑफ फॉरेस्ट बायोडाइवर्सिटी, ये रिपोर्ट हाल ही न्यूज में देखा गया था। तो ये किससे रिलेटेड है, किसके द्वारा ये लाया जाता है। तो चारों के चारों आप देख रहे होंगे कितना ज्यादा मतलब इंटर रिलेटेड है। ये बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड है, तो देखिए नेचर है यहाँ पे, एनवायरमेंट है यहाँ पे, और आईयूसीएन है। ये तीनों के तीनों ही ये बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड डील करते हैं। तो काफी ज्यादा कंफ्यूजन है, तो ऐसे क्वेश्चन का एग्जैक्ट आंसर आपको पता होना जरूरी है। तो इसका क्या होगा, ऑप्शन सी, यानी वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, WWF, जो कि आप देखते थे बचपन में, अभी WWE हो गया है। तो ये WWF जो था ये क्या है, फॉरेस्ट बायोडाइवर्सिटी का एक रिपोर्ट निकालता है, वो भी ग्लोबल लेवल पे, ठीक है। और ये कब निकाला, ये फर्स्ट एवर ऐसा हुआ है जो इनके द्वारा फॉरेस्ट बायोडाइवर्सिटी के ऊपर निकाला गया है, ठीक है। ये जो रिपोर्ट निकाले इसमें देखा गया है कि 53% जो कि फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन है ना, वो डिक्लाइन किया है 1970 से। मतलब 1970 से अभी 2019 जो गया है वहां तक का ये रिपोर्ट जो निकाला गया है, इसमें 53% डिक्लाइन हुआ है। ये काफी ज्यादा, मतलब 50% से भी ज्यादा जो पॉपुलेशन होना चाहिए था वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ का, वो डिक्लाइन किया है। तो ये अपने डेटा में ये लेके आए हैं ऐसा चीज, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो कि हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन है। टाइम रिलीज स्टडी जो हाल ही न्यूज में देखा गया है वो किससे जुड़ा हुआ है, टाइम रिलीज स्टडी। ये हमें एक एनालिसिस वाले सेक्शन में बहुत ही अच्छे से डिस्कशन भी किया था।
तो चलिए देखते हैं क्या होगा आंसर। ये फिर से एक स्टेटमेंट वाइज है, मतलब स्टेटमेंट बोल रहा हूँ, ये डायरेक्ट आपको ऑप्शन दिया हुआ है। तो ये काफी ज्यादा, ये भी तीनों के मतलब चारों के चारों ज्यादा कंफ्यूजिंग है, इन नन ऑफ द अबव छोड़ के, क्योंकि ट्रैकिंग से रिलेटेड है, फास्टर ट्रांसमिशन से रिलेटेड है, और ये मेजरमेंट ऑफ टाइम रिक्वायर्ड। तो ये तीनों को आपको में से कौन सा होगा आपको एग्जैक्ट पता होना चाहिए इस ये टाइम रिलीज के बारे में, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं कि ऑप्शन सी होगा सही। मतलब ये एक्चुअली क्या करता है, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आते हैं, उन्होंने अपना पहला नेशनल टाइम रिलीज स्टडी निकाला, जो कि क्या करेगा, एक कार्गो जो कि होता है ना, जो गुड्स वगैरह जो हम भेजते हैं मतलब इधर, मतलब एक एरिया से दूसरे एरिया में, जो तो वो देखा जाएगा, टाइम को देखा जाएगा, ठीक है। कि मान ली एज एक एरिया है, वहां से एक गुड्स निकला और ये बी एरिया में पहुंचा, तो ये जो टाइम कितना लगा है ना, वो चीज को टैली किया जाएगा। उसके बाद क्या इसमें प्रॉब्लम्स आए, उसको देखा जाएगा कि ये रास्ता को फॉलो करने में ये इतना टाइम लग रहा है एक जगह को, फिर दूसरे रास्ते में इतना ही किलोमीटर, मान लीजिए सी से डी, यहाँ से यहाँ सेम किलोमीटर पर दूसरे वो अलग अलग जगह है, उनको कम टाइम लगा। तो क्यों ऐसा लगा, ये सब एनालिसिस करके ये सब चीज अगर एक तरह का टाइम रिलेटेड स्टडी किया जा रहा है, जो कि फर्स्ट टाइम डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के द्वारा किया गया है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इस तरह का ये तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स की तरह लगना चाहिए ना, क्योंकि ये आपको ट्रेडिंग से रिलेटेड है, बट ये डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के द्वारा गया है। क्योंकि टाइम इज मतलब क्या, सबसे बड़ा मनी बोला जाता है, टाइम ही मनी है, ठीक है। तो इसीलिए टाइम का लिए ये लोग इस तरह का सोच रहे हैं, ताकि रिवेन्यू और बढ़ा सके। आप अगर 2 घंटे में अगर एक सामान को अच्छे से पहुंचा दे रहे हैं, तो क्या हो रहा है, अगर वही अगर 4 घंटा लगे, तो आपका 2 ट्रक का आपको नुकसान हो रहा है। तो इसीलिए ये टाइम को एक तरह से बहुत ही अच्छे से, और ये पर ऐसा नहीं है कि हमारे द्वारा फर्स्ट लेके आया गया है, ये वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन है, इन्होंने टाइम रिलीज स्टडी किया था फर्स्ट टाइम, जो कि ये इसी चीज पे मतलब स्ट्रेटेजिकली इंटरनेशनल रिकॉग्नाइज्ड टूल को माना जाता है, कि किस तरह से एक कंट्री टू कंट्री कैसे ये ट्रांसपोर्ट हो रहा है, क्या क्या उसमें प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, कितना टाइम लग रहा है, ये सब चीज वो रिकॉर्ड करते हैं। और कितना इजीली किस कंट्री में इजीली मतलब ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं, और कस्टम्स भी ज्यादा उतना वो नहीं था, क्लियरेंस भी इजी मिल जाते हैं। तो ये सब चीज को ये WCO जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये टाइम रिलीज स्टडी के तौर पे लेके आए हैं। तो उसी तरह से हमारे कंट्री में भी मिनिस्ट्री ऑफ जो फाइनेंस है, उन्होंने ये लेके आया, ठीक है। तो इसी के साथ हम आज का लेक्चर को एंड करते हैं। उम्मीद करें आपको लोग को लेक्चर पसंद आ रहा होगा। आ रहा है तो प्लीज लाइक करना ना भूलें, और जितना ज्यादा हो शेयर भी करें, ताकि हम अपने जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के सीरीज है, हम उन दोस्तों तक भी पहुंच सके जो पैसे के अभाव या किसी मतलब जिनके पास सपोर्ट वैसा नहीं हो पा रहा है, और उनको इस तरह के क्वेश्चंस नहीं मिले, और उनको डायरेक्टली यूपीएससी को फेस करना पड़ रहा है। तो वैसे उस सिचुएशन में उनके लिए काफी थोड़ा टफ होता है। तो क्योंकि वो उनको आपको प्रिपेयर होके जाना पड़ता है, यूपीएससी वो चीज़ नहीं है कि आप एक बार में बैठे और कर ले। तो इस आप आपके सबके मदद से ही हम सारे उन दोस्तों तक भी पहुंच पाएंगे। तो प्लीज़ शेयर करना ना भूलें, लाइक भी जरूर करें, और अगर नहीं पसंद आ रहा है या कहीं आपको कुछ हमारे से मतलब मेरे तरफ से कुछ आपको चेंजेस चाहिए, तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में भी बताएं, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।